कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की रीजनिंग। तो चलिए हम लोग एक बार फिर अपने सफर को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने रीजनिंग की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस में हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट से है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देख लिए थे। लेकिन इन दोनों प्रश्नों में अंतर यह है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हमने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था वह रेखीय व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन यह षष्ठभुजाकार मैदान पर आधारित है। दोस्तों, हमने आपको बताया 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, एक वृत्तीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था और आयताकार या वर्गाकार क्रम व्यवस्था। ये आयताकार या वर्गाकार क्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, बताया गया षष्ठभुजाकार मैदान है, उसमें आपको व्यक्तियों को बैठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को पढ़ना। लिखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक षष्ठभुजाकार मैदान के कोनों पर बैठे हैं। दोस्तों, एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं, षष्ठभुजा मैदान को बनाने में ही अपना 30 सेकेंड का टाइम गंवा देते हैं। ऐसे ही हम लोग एग्जाम में बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका 30 सेकंड का टाइम फालतू का वेस्ट होगा। तो ये काम हमको नहीं करना है, हमको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। तो हमारा स्मार्ट तरीका क्या होगा, एग्जामिनर ये नहीं देखता दोस्तों कि आपने मैदान बनाया है या नहीं बनाया है, कि कैसे सॉल्व किया है। आप एग्जामिनर को मतलब ये होता है कि आप कितनी जल्दी आप आंसर लाए हैं और किस तरीके से लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको अगर इस तरह का अगर कोई प्रश्न आ जाए षष्ठभुजाकार अष्टभुजाकार, तो हमको मैदान बनाने के चक्कर में टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे स्मार्ट तरीके से मैदान को बनाएंगे। हमको क्या 6 चाहिए, 6 कोना, तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। 6 कोने हो गए। बस इतना ही हमको करना है एग्जाम में, बस इतना ही करना है, ठीक, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, शुरू करना। इसमें बोला गया है कि षष्ठभुज की सभी कोनों की लंबाई समान है। समान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ए बी या सी अगल बगल नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं तो इसको छोड़िए। जब नहीं बैठे तो काहे के लिए शुरुआत करेंगे। हमने बताया था जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो एकदम आपको क्या करना है, ऐसे कथन से शुरुआत करना है जहां जो कथन एकदम सिंपल हो और उसका स्थान एकदम फिक्स हो। तो इसमें शुरू में नहीं बोल दिया तो इसको छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है डी सी या ई के बगल नहीं बैठा है, इसमें भी बगल नहीं बैठा है, इसको भी हटा देते हैं। आगे कह रहा है बी और सी अगल बगल बैठे हैं, और लास्ट वाला कथन दिया एफ डी तथा सी के बीच में है। बीच वाले कथन को भी मैंने कहा था कि शुरुआत में आपको इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट इग्नोर करने वाले हैं, एक ही स्टेटमेंट है जिसको हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बी और सी अगल बगल बैठे हैं। तो इसी से प्रश्न की हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जब भी आप वृत्तीय क्रम व्यवस्था में प्रश्न लगाएं तो वृत्तीय क्रम का अगर प्रश्न आ गया और षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का अगर प्रश्न आ गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम प्रश्न को नीचे से सॉल्व करना है, ऊपर से नहीं करना है। ऊपर से करेंगे तो वहां पे क्या होता है, प्रश्न में दिया रहता है कि 6 व्यक्ति हैं, उनका मुख केंद्र की तरफ है। हालांकि इस प्रश्न में केंद्र की बात नहीं की गई है, तो जहां पे केंद्र की तरफ मुख नहीं है या है, जिक्र न हो, तो आप उसको मान के चलेंगे व्यक्ति का मुख किधर है, केंद्र की तरफ ही है। जब भी इन सेंटर या आउट सेंटर का जिक्र न हो तो उसको आपको मान लेना है कि व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ है। अगर केंद्र की तरफ नहीं होगा तो प्रश्न में साफ साफ दिया रहेगा कि व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ नहीं है। तो चलिए हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। इस कथन को पकड़ते हैं, बी और सी अगल बगल बैठे हैं, तो बी को मान लेते हैं, नीचे सी करेंगे, बी यहां पर है तो सी हमारा यहां पे है, ठीक। दोस्तों, सी को हम यहां पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बी का अगल या बगल यहां पर भी होगा। तो आप चाहे यहां पे करें चाहे यहां पे करें, बात एक ही है। चलिए हम आप लोगों को दोनों डायग्राम बना करके मैं दिखा दे रहा हूं, दोनों से आप देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी यहां पे, इसमें हमने इधर किया है, इसमें हम क्या कर दें, सी को इधर कर देते हैं, ठीक। चेन बनाने की कोशिश आपको करना है यहां पर भी। तो चेन हमारी कैसे बनेगी, जिस व्यक्ति को आपने बैठा दिया उसी व्यक्ति को आपको ढूंढना है। कह रहा है बी और सी को बैठा दिए तो बी और सी को ढूंढिए। बी और सी कहां पर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले कथन में बी और इसमें सी दिख रहा है, तो इसको पकड़ सकते हैं। बीच वाला है तो इसको हम लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि एक एलिमेंट हमको मिल गया है। कह रहा एफ डी तथा सी के बीच है। एफ कह रहा है कि डी तथा सी के बीच है। अगर डी को हम यहां कर दें तो एफ देखिए डी और सी के बीच हो गया। वही चीज यहां पे कर देते हैं, एफ
डी तथा सी के बीच है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप एफ डी और सी के बीच है, यहाँ पे भी एफ डी और सी के बीच है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला कथन है, कह रहा है ए बी या सी के बगल नहीं बैठा है। ए को कह रहा है कि बी या सी के बीच नहीं बैठा है, तो इसका मतलब बी के बगल यहाँ पर ए हमारा नहीं होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा। और इसमें अगर देखिए इस डायग्राम में, तो ए हमारा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि बी ए और सी के अगल बगल नहीं बैठा है। तो ये यहाँ पे नहीं है, तो एक ही स्थान हमारा यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। और आपने देखा कि यहाँ पे 5 व्यक्ति को हम लोग बैठा चुके हैं, केवल एक ही व्यक्ति है जो इसमें नहीं दिख रहा है, वो व्यक्ति है कौन सा, ई वो व्यक्ति है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो एक स्थान खाली है, एक व्यक्ति खाली है, तो ई को यहाँ पे बैठा देंगे। सेम उसी तरह क्या करेंगे, जो स्थान खाली है वहां पर हम ई को बैठा देंगे। तो ए यहाँ पे नहीं है, तो इसमें कहाँ पे, ए यहाँ पर हो जाएगा, और एक स्थान यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे दोस्तों, ई को बैठा देंगे। दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप इस तरह से आप बैठाएं व्यक्ति को, चाहे ऊपर वाले से बैठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही पड़ोसियों का नहीं है। आपको बताना है सही पड़ोसी नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको ढूंढ लेना है। ए और एफ को देखिए, क्या ये पड़ोसी है, ए और एफ। तो देखिए दोस्तों, ये ए है और एफ ये है, तो ये सही पड़ोसी नहीं है, और आपसे नहीं ही पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। लेकिन चलिए आगे भी हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या कहीं ऐसा देखते हैं कहीं और भी तो कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है। डी और एफ, डी और एफ, तो डी और एफ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, डी और एफ दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पड़ोसी नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी और एफ पड़ोसी हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, बी और ई, बी और ई, तो बी और ई दिख रहा है दोस्तों, बी और ई पड़ोसी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सी और एफ, तो सी और एफ भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों, सी और एफ ये भी हमारे क्या पड़ोसी हैं, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सही आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए में ही ए और एफ ये दोनों पड़ोसी नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, जितनी दूर ई से डी है उतनी ही दूर डी से कौन है। जितनी दूर ई से डी है, ई से डी की दूरी आपको देखना है दोस्तों। तो ई से आपको दिख रहा है डी, ये एक स्थान छोड़कर है, किस दिशा में, क्लॉकवाइज। अगर इधर से हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, और इधर से अगर हम लोग चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप चाहे जिधर से तुलना कर सकते हैं, आपकी इच्छा क्लॉकवाइज कर लीजिए, चाहे आपकी इच्छा हो तो एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। लेकिन मेरी सलाह है कि जिधर से आपको कम घूमना पड़े उधर वाला ही डायरेक्शन पकड़िए, जिससे आपका कुछ टाइम बच सके। एग्जाम हॉल में आपको एक सेकंड बचाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, तो ई से एक स्थान छोड़कर या ई से दूसरे स्थान पर कौन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी है, तो उतनी ही दूर आपको क्लॉकवाइज देख लीजिए डी से कौन है। तो डी से दूसरे स्थान पर अगर क्लॉकवाइज अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, तो ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी। तो सी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बैठक व्यवस्था के सही क्रम में है। तो इसमें ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, एफ और बी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको देख लेना है कि लगातार ये बैठे हैं कि नहीं, सही क्रम पूछा गया है तो लगातार बैठे हैं कि नहीं, ए एफ बी। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ए एफ बी ये लगातार क्रम में नहीं बैठे हैं, तो ये इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एफ ए ई, एफ ए ई ये भी लगातार नहीं है। लगातार का मतलब आप देख लीजिए, या तो क्लॉकवाइज लगातार हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगातार होने चाहिए, तो ये भी अलग अलग देख रहे हैं। ए और ई तो लगातार हैं,
लेकिन एफ इनसे हट के है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बी सी एफ कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में बी सी एफ, बी सी एफ। तो दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है कि तीनों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं और लगातार है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद सी को सही किया जाएगा कि कहीं डी में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। डी ए बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है डी ए और बी। यहां पे भी आपको दिख रहा है डी और ए ये तो लगातार हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज, कुछ भी ले लेंगे, तो ए और डी लगातार है लेकिन बी वाला दूर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि बी सी और एफ का ये जो लगातार हमारा डायरेक्शन मिल रहा है, बी सी और एफ ये देख रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें पूछा है यदि ए का पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है। यदि ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है। ए का एक पड़ोसी दिया है, आपको दूसरा पता करना है। तो ए का आपको दिख रहा है एक पड़ोसी कौन है, डी, ये तो प्रश्न में दिया है। तो दूसरा पड़ोसी आप देख लीजिए, पड़ोसी का मतलब जो अगल बगल हो, तो इसके बगल में दूसरा कौन एलिमेंट है, ई है, अर्थात ए का दूसरा जो पड़ोसी है हमारा क्या है, ई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में आपको ई दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। 5 में पूछा है ई का विपरीत कौन बैठा है। ई के विपरीत कौन बैठा है। तो ई का विपरीत, दोस्तों इसका विपरीत निकालने के लिए मैं चलिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए यहाँ पे षष्ठभुजाकार है, तो कभी कभी प्रश्न में क्या करता है, विपरीत और सहयोगी पूछ लेता है, दोनों में अंतर है। तो अगर मान लेते कभी वर्गाकार टेबल में कोई व्यक्ति बैठा है, मान लेते हैं 4 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब इसमें आपसे 2 चीजें पूछ सकता है, ए का विपरीत पूछ लेगा या ए का सहयोगी। तो हालांकि यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आप षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार वाले टाइप के प्रश्न में आप उस चीज को गलत कर देंगे। तो अगर यहाँ पे ए का सहयोगी पूछता है, ए का सहयोगी क्या कौन है, या तो वहां पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ए का सहयोगी क्या कर देते हैं, बी और डी को बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बी और डी को करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्गाकार और आयताकार में क्या होता है, आमने सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे का दोस्त या सहयोगी होता है। यानी ए का दोस्त या सहयोगी कौन है, ए का दोस्त सी होगा, न कि डी और बी। अगर आपसे बी का विपरीत पूछा जाए, सॉरी बी का सहयोगी पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो डी का सहयोगी बी या बी का सहयोगी डी, और ए का सहयोगी क्या होगा, सी या सी का सहयोगी ए। अब चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप लूडो खेलते होंगे दोस्तों, तो लूडो या कैरम में आप देख लीजिए आप किसको अपना दोस्त बनाते हैं, आमने सामने वाले व्यक्ति को ही अपना सहयोगी बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि लूडो या कैरम हो या आयताकार या वर्गाकार टाइप का, इस टाइप का प्रश्न हो, तो वहां पे अगर सहयोगी पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा आमने सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी होता है। लेकिन यहाँ पे षष्ठभुजाकार है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ई का विपरीत कौन है। तो दोस्तों ई का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने कौन है, एफ, तो ये हो जाएगा। ई का विपरीत कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसी तरह अगर आपसे डी का विपरीत पूछ लेगा तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सी का आपसे विपरीत पूछ लेगा तो सी का क्या आप बताएंगे, ए बताएंगे। हालांकि इस प्रश्न में किसका पूछा गया, ई का, तो ई का विपरीत कौन है, एफ है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरह प्रश्नों को हल करना है, वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रश्न की शुरुआत ही आप अगर अच्छी तरीके से कर देंगे तो प्रश्न आपका 100% सही हो जाएगा और आप कम समय में उसको आप लगा लेंगे। तो मेरी सलाह है प्रश्न की शुरुआत आप ऐसे करिएगा, जो कथन एकदम फिक्स हो, जिसका स्थान एकदम फिक्स हो, उसको हटाने उठाने की जरूरत ना पड़े। बीच वाले से तो कभी मत स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बीच वाले में हमने बताया है कि 2 कंडीशन हो जाती हैं दोस्तों।
एफ, डी और सी के बीच करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, इसलिए बीच वाले से कभी आपको शुरुआत नहीं करना है। तो सीधा सीधा कथन से आपको शुरुआत कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डायरेक्शन टेस्ट पर आधारित प्रश्न है। इसमें पूछा गया गरिमा स्थान ए से किसी दिशा में 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। दोस्तों यहाँ पे किसी दिशा की बात की गई है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि किस दिशा में गरिमा ने गाड़ी चलाया है। तो आप इस बात के लिए यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि गाड़ी को आप किसी भी दिशा में चला सकते हैं, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किधर भी आप चला सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए जहाँ पे दिशा का निर्धारण न हो, तो आपको कोशिश करना है कि आप उत्तर दिशा में ही गाड़ी को चलाएं, या अपनी दिशा को उत्तर दिशा ही आप मान करके प्रश्न को हल करेंगे। इससे ये होगा कि दायां बायां का निर्धारण आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्थान है, ए है, और गरिमा किसी दिशा में गई है, तो हम किसी दिशा में ना चला करके हम इसको क्या करेंगे, उत्तर दिशा में ही चलाएंगे, जिससे हमारा प्रश्न क्या हो जाए दोस्तों, आसान हो जाए। 30 किलोमीटर की बात की गई है, तो उत्तर दिशा में हमने मान लिया 30 किलोमीटर चली। फिर कहा गया है फिर दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। फिर आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं हमारा इधर होगा, 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर। दोस्तों अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रश्न को हल करिएगा तो दूरी के हिसाब से अपनी लाइन को छोटा बड़ा करते रहिएगा, नहीं तो इससे प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 30 किलोमीटर के लिए इतनी बड़ी लाइन खींचा, ठीक, अब तो 4 किलोमीटर के लिए आपको 30 से बड़ा नहीं खींचना, इसे छोटा ही रहना चाहिए। बड़ा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न, तो बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। दूरी के हिसाब से लाइन को छोटा बड़ा आप करते रहिएगा। फिर आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर सफर करती है। फिर दाएं मुड़ रही है, तो दाएं हमारा नीचे हो जाएगा, 30 किलोमीटर ये सफर करती है, यानी इसी के बराबर 30 किलोमीटर, ये हमारा ये हो गया। अब क्या पूछा गया है, प्रारंभिक स्थान तक सीधे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रारंभिक स्थान तक सीधे पहुंचने के लिए कितनी दूरी उसको तय करना, ये आपको बताना है। दोस्तों ये हमारा अंतिम बिंदु है, यहां से हमको ये प्रारंभिक बिंदु ये हमारा है, ए तक हमको आना, यही पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो ये वाली दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस बात का याद रखना है, दो चीज का, अगर प्रश्न में डायरेक्शन का जिक्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, उत्तर दिशा को ही बेस बना करके प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे मैंने इस प्रश्न में किया है। इससे क्या होगा कि दायां बायां निर्धारण करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, बाकी तो आप किसी दिशा में चलेंगे आंसर आना है, ठीक। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि दूरी के हिसाब से अपनी रेखा को छोटा बड़ा करते रहना है। अगर 30 मीटर के लिए इतनी बड़ी रेखा खींचा है, तो दोबारा अगर 30 मीटर के लिए बोला जाएगा तो उससे छोटा नहीं होना चाहिए दोस्तों, उतना ही बड़ा आपको करना है। ना तो छोटा करिए ना तो बड़ा, बड़ा हो जाएगा तब भी गलत हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तब भी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 4 किलोमीटर बोला था, तो हमने क्या किया, 30 किलोमीटर से छोटा ही किया है, क्योंकि 4 30 से छोटा होता है, इसलिए लाइन को छोटा करेंगे, ठीक। दूरी के हिसाब से लाइन को छोटा बड़ा करते रहिएगा, नहीं तो प्रश्न आपका गलत। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक रीजनिंग का चैप्टर है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझेंगे इसको। कह रहा है यदि ए का अर्थ क्या है, माइनस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो 15b 3c 24a 12d 2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल होता है, 15 है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे दोस्तों, 15 कर लिया। बी है तो बी का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, बी का अर्थ भाग दिया है, तो भाग का सिंबल लगा देंगे, बी की जगह भाग हो जाएगा, ठीक। भागे कितना है, 3 है, 3 कर दिया। सी है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ कर देंगे, सी का जोड़ कर देंगे। कितना जोड़ना है, 24, 24 लिख देंगे, 24 हो गया। ए का अर्थ क्या दिया गया है, तो ए का आपको दिख रहा है दोस्तों माइनस दिया गया है, तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कितना है, 12 है, 12 कर देंगे। उसके बाद डी है, तो डी का अर्थ देख लीजिए क्या, डी का अर्थ गुणा है, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा। गुणा कितना करना है, 2 का, डी के बगल में 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। बॉड मास का रूल आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्लास 3 से आपको बॉड मास का रूल पढ़ाया गया है, BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है यानी भाग, एम से मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा,
ए से एडिशन अर्थात जोड़ और ए से सब्ट्रैक्शन अर्थात क्या होता है, घटाना होता है। तो इसी रूल का फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक एक स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं, पूरा ये नहीं कि बीच में 2-3 स्टेप गायब कर दूं। हालांकि आपका अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो इसको एक लाइन में आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने चल रहा हूं। तो अगर पहले हमको क्या करना है, भाग करना होता है। तो 15 में 3 का अगर भाग देंगे तो 3 पची 15, 5 हो जाएगा, धन 24 है, प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। अब क्या करेंगे, गुणा करते हैं दोस्तों, भाग के बाद गुणा, तो 5 धन 24 ऋण कितना होगा, गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ करते हैं। तो जोड़ कितना है देख लीजिए, 5 और 24 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 29 में से आपको क्या करना है 24 घटाना है। 29 में से अगर 24 हम घटा देंगे दोस्तों तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता, जो निर्देश आपको प्रश्न में दिया रहेगा उसी को आप फॉलो कर देना है। ए की जगह पे जो सिंबल दिया उसको कर देंगे, बी की जगह जो सिंबल दिया उसको रख लेंगे, सी की जगह जो सिंबल रहेगा उसको रख देंगे, डी की जगह जो सिंबल रहेगा उसको रख देंगे साथियों। बाकी बॉडमास के रूल से आपको लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे आधारित है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ही आधारित है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे ABCD न देकर के यहाँ पे सिंबल को ही टारगेट किया गया है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, 9 धन 8 भागे 8 ऋण 4 गुणे कितना 9 दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका निर्देश दिया है उसी को फॉलो करते चलेंगे। 9 है, 9 लिख दिया, ठीक। अब देखिए प्लस रखा है, तो प्लस को आप ढूंढिए, प्लस कहाँ है, प्लस ये ऊपर है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा। तब यहाँ पे प्लस की जगह हमको प्लस नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है प्लस का अर्थ गुणा है। तो प्लस की जगह हम क्या करेंगे, गुणा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे भाग का सिंबल है, तो भाग को ढूंढिए, भाग कहाँ है, भाग ये रहा दोस्तों। कह रहा है भाग का अर्थ क्या है प्लस, तब यहाँ पे भाग नहीं रखेंगे क्योंकि भाग का अर्थ हमको प्लस दिया गया, तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस, माइनस को ढूंढिए क्या है, माइनस का अर्थ क्या है भाग, माइनस का अर्थ कितना है भाग है। तो यहाँ पे माइनस नहीं रख के क्या कर रखेंगे, भाग रखेंगे 4। तो यहाँ पे 4 कर देंगे, और लास्ट में कह रहा है गुणा का सिंबल दिया है। तो गुणा का अर्थ आप देख लीजिए, क्या गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है। तो गुणा का माइनस कर देंगे कितना 9। इसी को आप क्या करेंगे, बॉडमास के रूल की तरह सॉल्व कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। पहले भाग करना है, तो 8 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 कर लिया, और ये गुणा कर 9 8 कितना हो जाएगा 72। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 9 8 72, ये माइनस कितना है 9। जोड़ को हम लोग पहले जोड़ेंगे क्योंकि बॉडमास में पहले एडिशन होता है। तो 72 2 कितना हो जाएगा 74, और 74 में से अगर दोस्तों हम लोग 9 घटा देंगे, तो 74 में से 9 घटा देंगे तो 14 में से 9 हो जाएगा 5, यहाँ पे 6, 65 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के प्रश्नों में, और एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। जो ऊपर निर्देश दिया रहेगा उसी को अच्छे से आप देख लेना है, किसका किस सिंबल का अर्थ क्या दिया है, बस सिंबल को चेंज कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी इसको बॉडमास के रूल की तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को आपको बताना है। साथियों यह ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपसे क्या किया जाता है कि कुछ फिगर दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कितने त्रिभुज हैं, कभी कभी वर्ग पूछ लिया जाता है, आयत पूछ लिया जाता है, चतुर्भुज पूछ लिया जाता है। तो यह त्रिभुज आपसे पूछा गया। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाली आकृति आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली, तो इसमें आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये बड़ा वाला 3 दिख रहा है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा सीख लीजिए। मान लेते कोई त्रिभुज ये बना है, ठीक, और यहाँ से एक रेखा खींचा गया है। तो आपको ऐसे नहीं गिनना है कि एक त्रिभुज ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये बड़ा वाला, ऐसे नहीं। इसमें संख्या जितने खाने हैं उसमें संख्या आप लिख दीजिए, 1 2। तो 2 और 1 कितना हो गया, अगर आप इसको जोड़ देंगे 1 धन 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसी ट्रिक का फॉलो करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2, तो 2 और 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। इस कोने पे देखिए 1 2 2 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। इस कोने पे आप देख लीजिए 1 2, तो 2 1 3 इस कोने पे हो जाएगा, और इस कोने पे 1 और 2 2 और 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। साथियों कोना वाला समझ में आ रहा है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोने का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक।
ये कोने पे हमको टोटल 3 3 करके मिले हैं, तो टोटल 3 चौक 12, तो ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं, अब हमारे पास ये एक वर्ग है, बड़ा सा वर्ग है, और वर्ग को क्या किया, ये ऐसे मिलाया गया है, ये ऐसे मिलाया गया। तो इसका एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, देख लीजिए। अगर कोई वर्ग बना है साथियों, ठीक, कोई वर्ग बना है और इनके अगर दोनों विकर्णों को मिला दिया जाता है, इस प्रकार दोनों विकर्णों को मिला दिया जाता है, तो वहां पे त्रिभुजों की संख्या दोस्तों हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 8 होगी। याद रखिएगा, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग को अगर दोनों विकर्णों को मिला दिया जाएगा तो वहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे 8 होगी, इसको चलिए समझ भी लीजिए। एक तो हमारा ये हो गया छोटे छोटे त्रिभुज, 1 1 2 3 और 4, ये हो गया। अब आगे देखिए, 4 ये हो गए, ये बड़ा वाला आप देखिए 4, एक ये कितना हो गया 5, और इसकी अपोजिट साइड में ये वाला 6, एक इधर ये 7, और इसकी अपोजिट कितना हो जाएगा 8। तो इसको आपको गिनना नहीं, गिनेंगे तो टाइम लगेगा दोस्तों। 2 ट्रिक हमने बताया, ऐसा अगर है फिगर तो उसमें जितने खाने हो उनको लिख देंगे, नंबर कर दीजिए 1 2 3 4, और बाकी जो संख्या आपने लिखा उसी को जोड़ दीजिए, त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, किसी वर्ग है अगर उनके दोनों विकर्णों को अगर मिलाया गया है तो त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। तो हमने देखा कि 3 3 6 3 9 3 12 12 हमको ऐसे मिले कोने पर, और 8 त्रिभुज हमारे वर्ग में मिल गए। तो 12 और 8 कितना होता है दोस्तों, 20। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। चलिए साथियों, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि संख्या 4 3 1 5 8 6 और 2 के अंकों को अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही का मतलब क्या होता है साथियों, घटते हुए क्रम में। तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आपको चलना है, सबसे पहले बड़ा। तो आपको याद रखना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न हो, अरेंज करना हो संख्याओं को, तो संख्या के नीचे, एक दूसरे के नीचे ही संख्या को लिखना है। 8 संख्या है टोटल यहाँ पे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 8 है। तो 8 का हम 4 के नीचे लिखेंगे, 8 जहां से शुरू होगा उसी के नीचे लिखना है 8। अब 8 से छोटी संख्या क्या है, 7 तो है नहीं, 6 है, तो 6 को हम 3 के नीचे रखेंगे। अब उसके बाद 6 से छोटी संख्या क्या है, 5 है, 5 रख देंगे। 5 से छोटी संख्या 4 है, 4 को नीचे ही संख्या को लिखना है, इसको याद रखिएगा नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। 4 के बाद 3 है, 3 को 8 के नीचे रख देंगे। 3 के पहले क्या है, छोटी संख्या 3 से 2 है, 2 से छोटी संख्या 1 है। इसमें पूछा गया तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए, क्या किसी का स्थान अपरिवर्तित हुआ क्या, यानी बदला, ऐसा तो नहीं है जिसका स्थान ना बदला हो। तो देख रहे हैं 4 के नीचे 8 आ गया तो इसका स्थान तो बदल गया। 3 के नीचे 6 आ गया, इसका भी स्थान बदल गया। 1 के नीचे 5 आ गया, इसका भी स्थान बदल गया। 5 के नीचे 4 आ गया, इसका भी स्थान क्या हो गया दोस्तों, बदल गया है। 8 के नीचे 3 आ गया, इसका भी स्थान बदल गया है। 6 के नीचे 2 आ गया, इसका भी स्थान बदल गया है। और 2 के नीचे 1 आ गया, इसका भी स्थान बदल गया है। अर्थात कि कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये तो रहा दोस्तों अवरोही क्रम। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत न हो। अगर मान लेते हैं इसको आरोही क्रम में कहता, तो क्या देखते हैं हमारा ये कोई आरोही, कोई आंसर मिलता है जिसका स्थान बदल गया हो। ये हमारा कौन सा क्रम था, ये वाला जो क्रम था हमारा अवरोही का, अवरोही। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे आरोही की भी बात कर ले रहा हूँ। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलेंगे। तो इस पे पूरी संख्या में, 6 संख्या में देखा जाए, 7 संख्या 2 4 6 7 संख्या में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, 6 है। और 6 के बाद 7 नहीं दिया है, 8 दिया है। तो देखिए क्या यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। तो 1 के नीचे यहाँ पे 4 है, ये तो बदल गया। 3 के नीचे 2 है, ये भी बदल गया है। 1 के नीचे 3 आ गया, ये भी बदल गया। 4 के नीचे हमारा
सॉरी 5 के नीचे 4 आ गया, ये भी बदल गया। 8 के नीचे 5 आ गया, ये भी बदल गया। लेकिन दोस्तों 6 के नीचे आप देख रहे हैं 6 ही है, यानी 6 का स्थान अपरिवर्तित है। 6 का स्थान क्या हो गया दोस्तों? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित 6 का स्थान है, और 2 का भी स्थान देख रहे हैं परिवर्तित हो गया। तो एक संख्या ऐसी है, वह संख्या 6 है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। तो अगर इस प्रश्न में यहाँ पे अवरोही की जगह आरोही लिखा होता तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी 1। लेकिन चूंकि यहाँ पे अवरोही क्रम में दिया था, इसलिए यहाँ पे हमको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी संख्या का स्थान अपरिवर्तित नहीं है, सभी संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाऊं। थोड़ा बहुत राइटिंग का इशू है, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज है, तो पेन टैब पे वीडियो बनाना मेरे लिए नई चीज है, इसलिए इधर उधर हो रहा है। दोस्तों प्रैक्टिस जारी है, धीरे धीरे 2-4-10 दिन में सही हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस आप इसको करते रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और उनसे बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले कोई किसी भी एग्जाम में उनकी मैं हेल्प कर सकूं, या वो अपना मदद खुद ही कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।